नमस्कार दोस्तों, यार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और फिर वही बाहुबली से MCQ सीरीज़ की अगली क्लास लेकर आया हूं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ PIQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों एक बार बता दीजिए आवाज़ वगैरह सब सही है तो क्लास स्टार्ट की जाए। ओके, सो समय बर्बाद करते ना हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है हमारे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे वही जीन पियाजे जिसने बाल अवस्था की 4 स्टेजेस दी थी। कौन कौन? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। 2, 2 से 5, 2 से 7, 7 से 11 बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों टीचिंग के लिए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो क्या है? जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसीलिए इन्हें संज्ञानवादी भी कहा जाता है। संज्ञानवादी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इन्होंने विशेष जोर दिया था दोस्तों। और मनोलैंगिक सिद्धांत जानते ही हैं कौन? सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने ईद इदम गुदावस्था मुखावस्था की बात बताई थी। नैतिक विकास सिद्धांत मैस्लो। मनोसामाजिक सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? रॉस, जेम्स ड्रेवर, जीन पियाजे, स्किनर। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो ये याद करने वाली बात है, रॉस ने कहा था। अगला है कि अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है प्रशंसा है, पुरस्कार है, नेतृत्व है या लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल इच्छा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? अधिगम तभी सफल माना जाएगा या अधिगम सफलता तभी अर्जित कर पाएगी जब आपके लक्ष्य की प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। मतलब जो गोल आपने डिसाइड किया है उसके लिए आप अग्रसर रहें। देखिए दोस्तों, प्रशंसा ये एक बाह्य अभिप्रेरण है। प्रशंसा कोई करेगा, हाँ, कुछ दिनों बाद वो प्रशंसा बंद कर दिएगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप शिथिल पड़ जाएंगे। पुरस्कार भी एक बाह्य प्रेरणा है, नेतृत्व भी। और किंतु लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल इच्छा दोस्तों ये आंतरिक अभिप्रेरण है, इंटरनल मोटिवेशन है। दोस्तों जब कोई गोल डिसाइड करते हैं और आपके अंदर से उसको प्राप्त करने के जुनून जज्बा जग जाता है तो लास्ट समय तक जब तक उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप उस पथ पर बने रहते हैं दोस्तों। और यही अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है अमूर्त बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि। उम्मीद है आंसर दे दिया दोस्तों। तो अमूर्त बुद्धि की बात उन्होंने की थी, गत्यात्मक की बात की थी, सामाजिक, लेकिन उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि की बात नहीं की थी। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा या नैतिक यथार्थवाद। ये दोस्तों ये कोहलबर्ग ने सबसे पहले हिंज नामक दुविधा की बात की थी कि एक व्यक्ति था, वो उसके पास पैसे नहीं, बड़ा गरीब था, उसकी माँ बीमार थी, उसको दवा लेना था, तो वो इसलिए सोच रहा था किसी से मदद मिल नहीं पा रही थी, तो वो चोरी करना उसका सही था या गलत था। ये जो हिंज नाम का प्राणी था उसके अंदर जो दुविधा बन रही थी, इसकी बात किसने कहा था? कोहलबर्ग ने कहा था दोस्तों। उन्होंने नैतिक दुविधा कब कहा था कि कोहलबर्ग ने सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। और हिंज को नैतिक दुविधा कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधि आयोजित करना या अंक या ग्रेड प्रदान करना। NCF 2005 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम दोस्तों।
इससे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, लेकिन आने ही आने हैं। और टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनसीएफ 2005, आरटी 2009, तो ये तो आपको करना ही करना है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, ऐसी कोई बात उसमें नहीं कही गई है। हाँ, सीखने की प्रक्रिया के बारे के दौरान शैक्षिक माने करिकुलर एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटी क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों जो एनसीएफ 2005 या ये आरटी 2009 ये कहते हैं कि यदि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन वो खेलने में अच्छा है, हम यदि कोई बच्चा है जो खेलने में कमज़ोर है, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है या फिर पढ़ने में कमज़ोर है, खेलने में अच्छा है, तो केवल उसके एक पक्ष को जज करके वी कैन नॉट जज देम कि वो कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में कुछ नहीं बन नहीं सकता। दोस्तों क्या पता कि उसका एक पक्ष मजबूत ना हो लेकिन दूसरा पक्ष मजबूत हो। यदि वो पढ़ने में सही नहीं है लेकिन खेलकूद में सही हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, लता मंगेशकर, ये एक पक्ष में कमज़ोर थे लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर थे लेकिन अपने अन्य फील्ड में मजबूत थे। तो दोस्तों तो ये बात एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के ओवरऑल साइड्स को देखते हुए उसका आकलन करना चाहिए। केवल एक पक्ष को देखकर अब हमें उस पर ये नहीं निर्णय लेना चाहिए कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता। उसके मतलब शैक्षिक और शैक्षिक, मतलब पढ़ाई से के बाद भी जो अन्य करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, जैसे गाना, नाचना, डांस, खेलना, कूदना इत्यादि में भी वो कैसा है, उसके सब पूरे ओवरऑल व्यू करके हमें उसको आकलन करना चाहिए। और ये एनसीएफ 2005 दोस्तों कहता है। आगे चलते हैं। परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुभव संबंधी सिद्धांत, स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, वास्तविकता संबंधी सिद्धांत या उपयुक्त सभी? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो परियोजना संबंधी किलपैट्रिक ने बात की थी, तो उन्होंने क्या कहा था, जब परियोजना संबंधी मतलब दोस्तों ये ग्रुप लर्निंग होता है, वहाँ पे बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, तो अनुभव संबंधी बात भी उसमें शामिल होता है। स्वतंत्र रहते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं, तो बस केवल अध्यापक फैसिलिटेटर में सुविधा प्रदाता की तरह देखता है और उनका बस देखता है कि एक बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई और हानि ना पहुंचाए दूसरे को, बस इतना ही उसका तीसरा काम होता है। तो ये भी होता है दोस्तों। और वास्तविकता संबंधी सिद्धांत, और जो भी करते हैं वो रियलिटी को जोड़ के करते हैं, वो अपने आप खुद को अनुभव करके करते हैं दोस्तों। ये भी होता है। इसका अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। चॉम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता व व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। दोस्तों चॉम्स्की ऐसे वैज्ञानिक थे जो ये मानते थे कि बच्चों के पास जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है, लैंग्वेज एक्वायर की, वो जन्मजात होती है, उन्हें कोई सिखाता नहीं है। हाँ, उसमें कुछ वृद्धि हो जाते हैं शब्दों की, लेकिन जो बच्चों की जो क्षमता होती है भाषा सीखने की, वो उनकी जन्मजात होती है। उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन की बात बताई थी। और जबकि पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चे समाज से जोड़कर सीखते हैं। जिन पियाजे बोलते हैं कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे समाज से सीखते हैं। लेकिन ये चॉम्स्की जो थे, नॉम चॉम्स्की, ये बताते थे कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज एक्वाइजेशन की क्षमता जन्मजात होती है दोस्तों। और जब भी भाषा की बात हो जाए, भाषा में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। अभी हाल ही में ये 2002 में मरे हैं दोस्तों। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चे क्या है, भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे सीखते हैं, क्योंकि ये क्षमता क्या है, उनको जन्मजात बाय बर्थ मिली होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो बता दूं, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में केवल 2 बार ही विकास बहुत तेजी से होता है। 90% विकास शरीर का कहाँ किस काल में होता है दोस्तों? इन्फेंसी, मतलब शैशव काल में सबसे ज़्यादा 90% हो जाता है, और बीच में स्थिति मंद पड़ जाती है, फिर वो किशोरावस्था में तेजी से बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा शरीर के हर अंग का डेवलपमेंट किस काल में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? शैशव काल में। लगभग 90% दिमाग विकसित हो जाता है शैशव काल में। और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का आकार कितना होता है तो दोस्तों? 7 पाउंड। आगे चलते हैं। बालक के किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार का प्राप्त कर लेता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष?
ये दोस्तों आप अब मुझे कमेंट में होमवर्क में बताएंगे। आगे चलते हैं, ये कमेंट में आप मुझे बताएंगे आंसर इसका। अगला है, शिक्षा का अधिकार संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? 5 वर्ष तक, 6 से 11 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, या 14 से 18 वर्ष के बच्चों को। RT 2009। दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये शिक्षा का अधिकार का संबंध 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। आगे चलते हैं। कक्षा कक्ष प्रक्रिया मूल्यांकन कार्य विनीत होना चाहिए। विश्वसनीयता, वैधता, 1 व 2 दोनों, या प्रासंगिकता। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो कक्षा कक्ष में जब भी मूल्यांकन हो, कोई भी मूल्यांकन हो दोस्तों, या व्यापक स्तर मूल्यांकन हो, सतत मूल्यांकन हो, उसमें विश्वसनीयता मतलब कोई भी वो जांच करे। और एक मास्टर टीचर किसी बच्चे को प्रश्न देकर उसका मूल्यांकन कर देता है तो वो वही टीचर नहीं, कोई भी टीचर उस जांचे तो उतना ही उसको मूल्यांकन दे। उसमें ये विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए दोस्तों। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 1 व 2 दोनों। आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार ईदम का आधार किसे माना गया है? भय को, सुख को, कल्पना को, निराशा को। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने 3 दशा बताई थी। कौन? ईदम, ईगो और सुपर ईगो। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार ईदम का आधार किसे माना गया है? सुख को। क्योंकि ईदम जो है, जितने भी राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं, जितनी भी इच्छाएं उठती हैं, जितनी भी मनोकामनाएं उठती हैं, किस में हमारी उठती हैं? ईदम में, ईद में ही सबसे ज़्यादा उठती हैं। और सुपर ईगो तो संतों का वो है, वो उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, सुख से, हाँ वो मोक्ष मोक्ष वाला वो है। लेकिन जो ईगो जो होता है हमारा क्या करता है? वो दोनों में, सुपर ईगो और ईदम में क्या करता है? बैलेंस का काम करता है। इसीलिए तो फ्राइड ने इन तीनों की तुलना किससे की है? बर्फ के टुकड़े से की है। उन्होंने बताया जो बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है वो क्या है? हमारा ईद है। जो पानी में डूबा हुआ है वो ईगो, और जो सबसे नीचे है वो क्या है? सुपर ईगो। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? सुख को। आगे चलते हैं। बुद्धि है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, या अर्जित है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो बुद्धि पूर्ण रूप से दोस्तों क्या होती है? जन्मजाती, माने अनुवांशिकता से जुड़ती है बुद्धि। अगर बुद्धि लब्धि बचपन में आपका औसत है तो वो आगे चलकर भी औसत ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा एक इधर 19-20 हो सकता है, वो भी वातावरण के प्रभाव से। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है लेकिन नाम मात्र का। तो क्या होगा दोस्तों? बुद्धि जन्मजात है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है? शिक्षण सुनियोजित होता है, शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होता है, शिक्षण निवेश है, या शिक्षण प्रेरणादायक है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए इसका। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो क्या होगा दोस्तों? शिक्षण सुनियोजित होता है, सही बात है। शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होता है, ये भी सही बात है। शिक्षा प्रेरणादायक होता है, ये भी सही बात है। लेकिन शिक्षण निवेश नहीं है। शिक्षण एक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों कि केवल पैसे के लिए किया जाए। तो क्या होगा दोस्तों? हमारा चूंकि नहीं पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण निवेश है। उम्मीद है आपको आंसर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको मदद मिली होगी। अगर कोई डाउट रहता है दोस्तों तो कमेंट में भेजिए उसको, मैं उसके पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा और रिप्लाई भी देता हूं दोस्तों। अगर चैनल और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। धन्यवाद।